हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड है। यह पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुका है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कास्टिक सोडा इज़ यूज टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ कॉटन। देखिए, इस क्वेश्चन में सही आंसर तो इसका ये है कि कह रहा है कि जो हम कास्टिक सोडा मैच्योरिटी ऑफ कॉटन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, कितना परसेंट करते हैं। 15% ऑफ कास्टिक सोडा यानी AOH, 18%, 10% एंड 18% H2SO4। H2SO4 यहाँ तो सीधा गलत हो गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, 18% ऑफ NaOH। ठीक है। तो लेकिन देखिए, हम इसी को क्यों यूज़ करते हैं जब हमको मैच्योरिटी ऑफ कॉटन निकालना होता है। मैच्योरिटी ऑफ कॉटन को निकालने के लिए हम 18% ऑफ NaOH का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसमें देखिए फाइबर्स को हम डिप करते हैं तो वो उसमें स्वेलिंग होती है तो वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिससे हमें उसमें नॉर्मल फाइबर, हाफ मैच्योर फाइबर या थिन वॉल फाइबर या तीसरा नंबर हम कह सकते हैं डेड फाइबर, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, जो हमारा इमेच्योर फाइबर वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक तरह से जो हमारा सॉइल है उसके अगर कुछ उसमें ख़राबी है सॉइल में, या उसके भी एक तरह से उसके कॉटन जहाँ पे हमारी जिस सॉइल में कॉटन होती है, अगर उस सॉइल में आप कॉटन को नहीं कर रहे हैं, यानी सॉइल उसकी सही नहीं है, तो क्या होगा, कॉटन में इमेच्योर हो जाएंगे, या जो प्लांट है उसमें कुछ डिसीज़ हो गई है तो उससे क्या हो जाएगा, इमेच्योर हो जाएगा। तो देखिए, जब इमेच्योर कॉटन हो गया तो वो जो शेड का इफेक्ट बनता है वो अलग इफेक्ट डालता है। क्यों अलग डालता है, क्योंकि देखिए, जब कोई कलर कंपोनेंट आँखों तक पहुँचता है तो वह डिपेंड करता है कि डाई फाइबर के इंटरनल सरफेस से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो डाई सरफेस देखिए, इंटरनल सरफेस है, उस पर लाइट कितना रिफ्लेक्ट हो रही। तो देखिए, जब इसका जो इमेच्योर फाइबर उसका जो इंटरनल सरफेस है वो डैमेज रहेगा तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होगा कि इसमें जो शेड बनता है उसका अलग इफेक्ट रहता है इमेच्योर फाइबर में। इसलिए हम ज़्यादातर मैच्योर फाइबर का यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में। तो इसका फ़िलहाल यही हम थोड़ा देखिए इसमें आइडिया दे सकते हैं, इतना टाइम है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, 18% ऑफ NaOH यानी पार्ट बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करें, देखिए इस क्वेश्चन का लेने का मतलब ये है कि आप लोग जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर हैं या मैन मेड फाइबर हैं, इनकी सबकी डेंसिटी और मॉइस्चर रिगेन को याद कर लें, इसलिए क्वेश्चन को लिए हैं। और बाकी इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी। देखिए, ये सब चीज़ें याद करने वाली ही हैं। ग्राम पर सीसी में है 1.32 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सैंपल यूज इन जोनिंग टेक्निक। ठीक है, जोनिंग टेक्निक। देखिए, जोनिंग में क्या होता है कि जो हम जैसे बल्क से जो भी हम सैंपल लेंगे ना, देखिए सैम्पलिंग आप लोगों को पता होगा, सैम्पलिंग दो टाइप्स की होगी, एक हो जाती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग, एक हो जाती है बाय सैम्पलिंग। तो रैंडम में क्या है कि मान लीजिए हमारे कई सारे बेल रखे हुए हैं या कॉटन कुछ भी मान लीजिए फाइबर्स रखे हुए हैं ना, तो उसमें क्या है, रैंडम का मतलब क्या है कि हम कोई भी उठा लें ना, यही तो बना रैंडम, कि कोई भी फाइबर्स उठा लें, कहीं भी जहाँ भी हमको सही लगे वहाँ से उठा लिए। ठीक है, यही हमारा इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है ना। इसी पे अगर हम कहें कि हमारे कई सारे ऐसे कॉटन रखे हुए हैं, बेल रखी हुई है या फाइबर्स रखे हुए हैं, उसमें हम बाइज्ड में मतलब कि जो हमको अच्छा लगे, मान लीजिए हमको यहाँ के कॉटन अच्छे लग रहे हैं, हम यहाँ के पिकअप कर लिए ना। तो अब ये तो ठीक है, ये तो अगर हम इसको ले लिए हैं तो ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये गलत रीडिंग दे देगा ना कि अगर हम इसको यहाँ ले, मान लीजिए यहाँ पे सब अच्छे ही हैं, बाकी कई जगह ख़राब हैं, उनकी प्रॉपर्टी सही नहीं है फाइबर्स की, तो क्या होगा, ये तो पूरा रिप्रेजेंट कर दिया ना कि हाँ ये सब सही है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, जो यान बनेगा वो सही नहीं बनेगा, फॉल्ट हो जाएगी ना। तो ये जो पिकअप करने का तरीका होता है सैंपल का, ये सही नहीं होता है। रैंडम सैंपल सबसे अच्छी टेक्निक होती है, उसी का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जोनिंग टेक्निक की बात चल रही है। तो जोनिंग टेक्निक में देखिए, जब हम बल्क से फाइबर्स या हम जो सैंपल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2 ओंस लेते हैं। ठीक है, 1 ओंस की वैल्यू कितनी होती है,
28.349 ग्राम। एक ओंज में 28.349 ग्राम होते हैं, ठीक है, एक ओंज में। तो हम 2 ओंज का लेते हैं। उसके बाद उसमें जोनिंग टेक्निक में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप करने के बाद उसमें जो फाइनल हमारा सैंपल बचता है वो 20, इसको भी याद रखिएगा कि 20 मिलीग्राम का बचता है ना। क्लियर है ना। जोनिंग टेक्निक करने के बाद जो भी हम करते हैं, यानी 2 ओंज लेते हैं, लास्ट में 20 मिलीग्राम सैंपल हमारा उसमें बचता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है? 2 ओंज, यानी पार्ट ए है जिसका, ठीक है, पार्ट ए 2 ओंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? ये एक तरह से यान के वेरिएशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट वेरिएशन आएगा, इसका मतलब क्या होगा, उतना ही हमारा यान की जो क्वालिटी है वो बेकार हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट वेरिएशन है ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारा वेरिएंस पे डिपेंड करता है, या कहें कि सिग्मा पे डिपेंड करता है। इसका जो फार्मूला जो स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। अभी वेरिएंस कैसे आएगा, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं जल्दी से। देखिए मान लीजिए हम कोई एक तरह से क्लॉथ का स्ट्रेंथ ले लिए, उसमें 10 रीडिंग ले लिए ना, 10 रीडिंग के आसपास हमको यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ले लिए, 10 रीडिंग। मान लीजिए 1 पे ले लिए, कितना आया? 42, 2 पे 43, 3 पे 44 ना, 4 पे 45, ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए 10 तक ले लिए, 10 पे क्या होगा? अब इनको सबको ऐड करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए इनका एवरेज आएगा, जो भी आएगा इनको सबको 10 तक पूरा ऐड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज कितना है? मान लीजिए 43 आ गया, 43 पॉइंट कुछ जो भी आएगा, अभी कुछ पॉइंट में भी ले सकते हैं, जो भी आए, ठीक है। 43 आ गया। अब हम ये तो हम जो अभी लिए हैं क्या हमारा एक्स है ना। अब हमें अगर हमको निकालना क्या है? डेविएशन ना। अगर हम डेविएशन निकालेंगे तभी हमको सीवी परसेंटेज का फार्मूला पता चलेगा। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाह रहे हैं बस। तो अब देखिए डेविएशन मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? अगर डेविएशन निकालने से पहले हमको डेविएशन मीन स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? जो ये एक्स है, एक्स को एक्स बार से डिवाइड माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, तो ये क्या कहलाता है? हमारा डेविएशन मीन स्ट्रेंथ। अब एक्स बार कैसे आएगा? जब हम एक्स माइनस एक्स बार कर देते हैं तो ये आता है डेविएशन मीन स्ट्रेंथ। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे? एक्स बार देखिए निकालने का तरीका ये है कि जो भी हमारा एक्स आया है और जो एवरेज आया उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स बार, ठीक है ना। अब जो ये देखिए, अब जो एक्स माइनस एक्स बार आया है, एक्स माइनस एक्स बार जो आया है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? डेविएशन आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ी वैल्यूज़ हैं तो याद रखिएगा। बाकी देखिए वेरिएंस हम सीधा इसका फार्मूला बताते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। वेरिएंस इक्वल टू होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार जो भी इधर आ चुका है का होल स्क्वायर अपान n माइनस 1। देखिए n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सैंपल आप कितने लिए हैं। हम 10 लिए थे तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, और एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू जो भी आएगी वो रखेंगे, तो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा। अब वेरिएंस को हम क्या, अगर वेरिएंस और सिग्मा में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या होता है? वेरिएंस और सिग्मा, ये जो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। अब देखिए यही सिग्मा का रिलेशन किससे है? सीवी परसेंटेज से। अगर हम सीधा देखें तो सीवी परसेंटेज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान ना, सिग्मा अपान होता है एक्स बार, ठीक है। एक्स बार हमारा तो अभी आप लोग देखें कैसे आया, तो सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100। अगर हम परसेंटेज पे व्यक्त करें तो 100 हो जाएगा। तो ये होता है सीवी परसेंटेज फार्मूला। अभी सिग्मा क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अभी कैसे आया अभी देखिए, हमने बता दिया ना। अब जितना ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हमारा क्या होगा? सीवी परसेंटेज बढ़ेगा। जो बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? उतना ही हमारी क्वालिटी यान की ख़राब होती चली जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक है ना, सीवी परसेंटेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपान एक्स बार, यानी पार्ट ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ट्विस्ट टेस्टर द वाइंडिंग ड्रम इज़ यूज्ड। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन से ट्विस्ट टेस्टर में हम वाइंडिंग ड्रम यूज करते हैं। देखिए अनट्विस्ट मेथड में क्या होता है कि हमें जो भी
जो भी हमें सैंपल या जो भी हमें टेस्ट करना होता है हम उसमें सैंपल ले लेते हैं। एक सैंपल ये हो गया, 2 3 ऐसे काट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम टेस्ट तो कर लिए, टेस्ट करने में क्या मतलब है कि अगर अनट्विस्ट कर रहे हैं तो दोनों, एक तरफ ये जा फिक्स जा होता है, एक तरफ इसमें रोटेटिंग जा होता है, उसमें रीडिंग भी लगी होती है, उसको हम घुमाते हैं तो फिर इसमें रीडिंग बताता रहता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जो जितने भी ट्विस्ट होंगे ओपन हो जाएंगे, फिर हम एक लेंस से देखते हैं और फिर एक पिन लेके इनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो ये तो प्रोसेस है ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा अब जैसे इसको हम टेस्ट कर लिए तो अभी हमारा वेस्ट हो गया ना, तो अनट्विस्ट मेथड में। लेकिन बाइंडिंग ड्रम में क्या होता है कि जो भी टेस्ट होता जाएगा आगे चल के फिर उसमें बाइंड होता जाएगा। तो ये किस में होता है, कंटिन्यूअस ट्विस्ट टेस्टर में होता है कि एक तरफ बॉबिन से धागा आ रहा है, टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर वहाँ पे बाइंड होता जाएगा। इसी तरह रॉक बैंक में क्या होता है, रॉक बैंक में भी बॉबिन तो लगी हुई है, बॉबिन से धागा आएगा लेकिन वो फिर उसमें बाइंडिंग ड्रम नहीं होता है। तो ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी, 5 का पार्ट बी। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्विस्ट टेस्टर। ठीक है ना, कंटिन्यूअस ट्विस्ट टेस्टर में यही है कि बॉबिन एक तरफ चल रही है, टेस्ट होगा, एक तरफ उधर बाइंडिंग ड्रम लगा हुआ, वो बाइंड करता जाएगा जो भी धागा है, यानी वेस्टेज इसमें कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ट्विस्ट पर इंच एंड काउंट। काउंट और ट्विस्ट पर इंच में रिलेशन पूछ रहा है। देखिए टीपीआई यानी ट्विस्ट पर इंच इक्वल टू क्या होता है, के का मतलब क्या है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर, फिर अंडर रूट काउंट। मान लीजिए कि हमको मान लीजिए बोल दिया कि 25 एनी में, ठीक है, इंग्लिश काउंट 25 एनी मतलब क्या होगा, इंग्लिश काउंट में कितना टीपीआई होगा। तो देखिए जब हम वार्प की बात करें तो हमारा जो के की वैल्यू होती है यानी ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो के की वैल्यू होती है कितनी होती है, वार्प की बात करते हैं तो 3.7 से लेके 4.5 तक होती है। और अगर हम वेफ्ट की बात करें तो के की वैल्यू कितनी होती है, 3 से लेके 4.3 तक। ठीक है, क्या होती है के की वैल्यू, के की मतलब ट्विस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब अगर देखिए क्वेश्चन में कितना क्या दिया था, मान लीजिए काउंट हमारा दिया है 25 यानी अब कह रहा है कि टीपीआई निकालो, तो टीपीआई बराबर कितना हो जाएगा, टीपीआई इक्वल टू के का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 3.7 से लेके 4.5 तक था ना, मान लीजिए हम 4 ले लिए इंटू इसी फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं इंटू अंडर रूट काउंट वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 4, रूट से बाहर निकालें 5 यानी कितना है 20। यानी ट्विस्ट पर इंच अगर हम बात करें, कोई कहे कि 25 एनी में ट्विस्ट पर इंच कितना होगा तो 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है इसका, तो हम इसका सही आंसर क्या है हमारा, पार्ट ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन क्रीज रिकवरी टेस्टर हाउ मच वेट इज़ यूज टू क्रिएट ए क्रीज इन सैंपल। देखिए इसमें क्रीज रिकवरी में क्या होता है कि एक हम सैंपल लेते हैं जिसकी लेंथ होती है, एक सैंपल लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 2 × 1 इंच। ठीक है, 2 × 1 इंच का एक हम सैंपल लेते हैं। मान लीजिए इसको 2 क्या इसका लेंथ होगी ना, 2 इसकी लेंथ होगी, चौड़ाई इसमें क्या है 1 के आसपास जो भी है। ऐसे कोई सैंपल या कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसे, चलिए हमको बताने के लिए इस टाइप का ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको मोड़ के इसको आपस में क्या करेंगे ऐसे मोड़ देंगे, उसके बाद ऊपर उसके वेट रखेंगे ताकि उसमें क्रीज क्या हो, क्रीज बन जाए। फिर उसके बाद उसको हम वहाँ पे एक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम क्लैंप कर देते हैं। उसके बाद उसमें रीडिंग होती है, कई सारे एंगल की रीडिंग होती है कि वो कितने एंगल तक अपने जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो अपने पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे ये सैंपल है, इसको हम बीच से मोड़ के इसमें ऊपर से प्रेशर रख देंगे, ऐसे प्रेशर रख देंगे तो क्या होगा, इसमें क्रीज बन जाएगी ना। फिर इसको क्लैंप कर देंगे तो देखेंगे कि अपनी पोजीशन पे आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। तो यही चीज़ क्रीज रिकवरी हम उसमें टेस्टर में देखते हैं। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना वेट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, ये कितना देर तक करते हैं, 1 मिनट तक करते हैं। ठीक है, और फिर जब हम इस सैंपल को जब क्रीज बन गई उसके बाद हम उसमें क्लाइंब करते हैं, तब भी हम 1 मिनट तक वहाँ वेट करते हैं कि 1 मिनट तक वो अपनी पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जितना भी आ रहा है उसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम वेट कितना रखते हैं 2 kg का। इसका सही आंसर है 2 kg। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ क्रीम परसेंटेज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए क्रीम परसेंटेज तो आप लोग पढ़े होंगे, क्रीम परसेंटेज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं। देखिए क्रीम का मतलब क्या है कि एक तरह से वेवीनेस, जो धागों में एक तरह से वेवीनेस आ जाती है ना, जैसे
श्रिंकेज एक तरह से कहें कि ऐसे ऐसे जब वो अप डाउन होगा तो ऐसे ऐसे धागे में आएगा, तो उससे क्या होगा, धागे हमारे छोटे होंगे या छोटे पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। जो ये चीज़ सीधा जाना चाहिए था वो अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो उसकी लेंथ कुछ छोटी होगी, नहीं होगी। तो ये इसके क्रिम की वजह से हम क्या होगा कि हम उसको, जैसे जो हमारा सैंपल मिला उसका, उस धागे का हम देख लेंगे कि इसका क्रिम्प कितना है, यानी वार्प डायरेक्शन में क्रिम्प कितना आ रहा है। तो क्रिम्प कैसे निकाल, मान लीजिए हमारा सैंपल है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा सैंपल है। अब इसको हम पहले देख लिए कितने इंच का है, मान लीजिए 1 इंच का है। फिर इस सैंपल से धागे को निकालेंगे, उसको थोड़ा स्ट्रेट करेंगे, फिर करेंगे तो हो सकता है 1.2 इंच आ जाए। तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल 1 क्या हो गई, ओरिजिनल हो गई, लेकिन फाइनल कितना आई 1.2 हो गई। तो इसका फार्मूला होता है फाइनल लेंथ, यानी 1.2 माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। तो इससे क्रिम्प आ गया। तो देखिए जैसे मान लीजिए वार्प का क्रिम्प मान लीजिए कि कितना आ गया 10%। अब वेफ्ट का क्रिम्प ऐसे निकालेंगे कितना आ गया 15%। तो इसका निकालने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए हमको फैब्रिक 100 मीटर का फैब्रिक बनाना है ना, 100 मीटर बनाना है, ठीक है। तो अगर 10% वार्प में डायरेक्शन में क्रिम्प आ रहा है, तो इसका मतलब कि अगर हमको कंप्लीट 100 मीटर बनाना है तो 10% इसमें वार्प में क्या आ रहा है, क्रिम्प आ रहा है। इसका मतलब कि जो हाँ धागे लेंगे 100 मीटर का फैब्रिक बनाना, तो 100 मीटर से हमको धागे ज़्यादा लेना पड़ेगा, कितना 10%, यानी 100 का 10% निकाल लीजिए, 10 आ जाएगा, यानी 110 मीटर। 110 मीटर हमको यार्न लेना पड़ेगा, तभी हमारा 100 मीटर का फैब्रिक बन पाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारे सब कई सारे फ़ायदे होते हैं क्रिम्प के, कि ये चीज़ें हमको पता रहती है तो हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, नहीं तो हमारा फैब्रिक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, वहाँ पे धागे कम पड़ जाएंगे ना। तो यही कह रहा है कि इसमें फैब्रिक डिज़ाइन, देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, फैब्रिक डिज़ाइन। तो फैब्रिक डिज़ाइन में कह सकते हैं जब हम कपड़ा बनाएंगे तो उसमें डिज़ाइन सुनिश्चित करेंगे, तो उसमें अगर डिज़ाइन हम सुनिश्चित कर दिए तो धागे में क्या है, अगर क्रिम्प को अगर हम नहीं देखें कितना % आ रहा है वार्प में, कितना % वेफ्ट में आएगा, तो डिज़ाइन बन ही नहीं पाएगी। हाँ, तो ये भी हमारा ज़रूरी है, ठीक है। श्रिंकेज देखिए, श्रिंकेज में जितना ज़्यादा क्रिम्प बढ़ेगा उतने ज़्यादा श्रिंकेज, ये भी ठीक है। फैब्रिक कॉस्टिंग, देखिए फैब्रिक कॉस्टिंग मतलब कि इसका कहने का मतलब कि जितना कम श्रिंकेज होगा, जितना कम क्रिम्प होगा, उतनी क्या होगी हमारी कॉस्टिंग फैब्रिक की भी कम होगी। मान लीजिए यहाँ श्रिंकेज हमारा 10% आया, ठीक है, 10%, तो उतना 10% धागा हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो धागा हम बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, तो जो कंपनी का कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी, तो एक तरह फैब्रिक की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी ना, क्योंकि 10% वो एक्स्ट्रा दे रहा है। अगर मान लीजिए 5% क्रिम्प आता तो हमें 5% ही बढ़ाना पड़ता, धागों को केवल 5% ही बढ़ाना पड़ता ना, तो कंपनी की कुछ उसका पैसा बच जाता ना। तो ये क्रिम्प अगर बहुत ज़्यादा क्रिम्प होगा तो उससे हमारी कंपनी का घाटा होगा, जब कंपनी का घाटा होगा तो वो ऑटोमेटिक फैब्रिक का कॉस्ट बढ़ा देगी, ठीक है। बाकी तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी यूज़ होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी, ऑल ऑफ द वे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन एयर परमिबिलिटी एंड एयर रेजिस्टेंस। देखिए दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, एयर परमिबिलिटी, ये भी एक तरह से थिकनेस ही है, फाइंड आउट करते हैं इसमें एयर परमिबिलिटी द्वारा। इसमें क्या एयर पास करवाते हैं, उससे पता चलता है कि फैब्रिक में कितना थिकनेस है या नहीं ना। इसका जो रिलेशन है वो सही रिलेशन है, इसमें क्या है, देखिए एयर परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर परमिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है एयर परमिबिलिटी और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम कहें तो इसका सही है कि एयर परमिबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। तो इसका कहने का मतलब कितना क्या है कि जब एयर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई फैब्रिक है, जब एयर परमिबिलिटी बढ़ेगी, मान लीजिए एयर से इधर जा रहा है तो एयर परमिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब कि इधर से जो हमको मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है वो कम हुआ है ना, कम लगा है, तभी तो एयर, अरे जो हमारी एयर है वो ज़्यादा निकल पाई इधर, ठीक है ना। तो इसका कहने मतलब कि अगर हमारा एयर परमिबिलिटी बढ़ेगी, अगर यहाँ से जो एयर कर रहे हैं इधर से जितना कर रहे हैं उतना निकल रहा है, यानी बढ़ रही है एयर परमिबिलिटी, इसका मतलब कि एयर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब क्या होगा, जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, एयर परमिबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। जितना समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। एयर परमिबिलिटी, अगर हमारा एयर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, ये याद रखिएगा। एयर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा। एयर रेजिस्टेंस मतलब कि हवा को उतना नहीं रोक पाया ना, वो तो निकल गई हवा, ज़्यादा जो इसकी एयर है वो ज़्यादा निकली है, तो रेजिस्टेंस नहीं कर पाया है। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा करेगा तो एयर परमिबिलिटी कम निकल पाएगी, एयर परमिबिलिटी ज़्यादा नहीं जा पाएगी,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर अप्लाइड ऑन ओवन फैब्रिक ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज जनरली। देखिए जब हम थिकनेस निकालते हैं, ठीक है, थिकनेस निकालते हैं तो क्या होता है कि एक प्रेशर फुट होता है ऐसे ऊपर से, आप लोग इसका इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे थिकनर का, एक प्रेशर फुट होता है वहाँ पे ऐसे ये लगा, नीचे पे एनविल होता है जो ऐसे नीचे लगता है जो फैब्रिक को सपोर्ट करता है, यहाँ फैब्रिक लगा हुआ, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर प्रोवाइड करते हैं कितने का, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। इससे क्या होता है कि फैब्रिक की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। तो फिलहाल हम इसमें केवल सही आंसर अभी बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ नीचे सपोर्ट करने के लिए एनविल लगा होता है, ऊपर से ये प्रेशर फुट होते हैं, इसी के द्वारा इसमें प्रेशर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, पार्ट डी। देखिए क्वेश्चन 11 आप लोगों के लिए है कि आप लोग जितने भी इसमें नेचुरल फाइबर हैं और मैनमेड फाइबर हैं, जितने भी हैं, सबके कमेंट बॉक्स पे आप लोग सब आंसर कीजिए कि इनकी डेंसिटी और मॉइस्चर रिगेन क्या क्या होते हैं। कौन कौन, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, सिल्क कॉटन ना, सिल्क कॉटन हेम्प जूट जो भी हैं, और पॉलिस्टर नायलॉन विस्कस ग्लास जो भी हैं, इनके सब के क्या चाहिए हमको, कमेंट बॉक्स पे डेंसिटी और मॉइस्चर रिगेन। बाकी अगर किसी ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। थैंक यू।